ये देखो, अभी हम जो हमारा मेन मकसद है, अब हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। हम ये चीज देखना चाह रहे हैं कि सोलर पैनल किन मटेरियल्स का बना हुआ है और उन मटेरियल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उस प्रॉपर्टीज की वजह से सोलर पैनल कितनी एफिशिएंसी में हमें एनर्जी आउटपुट पे दे देगा। अब उस मटेरियल को अगर हम बेस बनाते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि एक लेबोरेटरीज है, उसका नाम NREL है। ये लेबोरेटरी बेसिकली डेवलप की गई है कि जो रिन्यूएबल के रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या हैं, और उसके अगेंस्ट ये रिसर्च करते हैं कि वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बायोमास को देखूं तो बायोमास के रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होंगे और किस कैपेबिलिटी के हिसाब से अवेलेबल होंगे, ये फिर NREL सर्वे करती है और बताती है। जिस तरह हमने पहले भी देखा कि भाई सोलर के रिसोर्सेज के बारे में देखा, विंड के रिसोर्सेज के बारे में देखा, जियोथर्मल के रिसोर्सेज के बारे में देखा, तो मेजोरिटी केसेस में NREL जो है इन चीजों को एनालिसिस कर रही होती है। फिर इसी तरह NREL ये देख रही होती है कि भाई जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रिन्यूएबल में, उन टेक्नोलॉजीज की एफिशिएंसी क्या है। यानी कि अगर मैं विंड टरबाइन की बात करूं तो विंड टरबाइन में कौन से टाइप का जनरेटर लगा हुआ है और किस एफिशिएंसी पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये NREL बताएगी। NREL ने उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग पैरामीटर्स बनाए हुए। इसी तरह सोलर पैनल का मटेरियल कौन सा यूज हुआ है और वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उस पे उसके ऊपर भी टेस्टिंग लैब्स बनाएंगे। ये उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट है, ये जो सोलर से रेलिवेंट अगर कमर्शियली अवेलेबल सोलर पैनल्स या जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं जिस पे सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैलकुलेट हो रही है, ये वो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर पर्पल में देखो तो आपको नजर आता है ये मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स हैं। उसके बाद सिंगल जंक्शन सोलर सेल्स हैं। ये पर्पल रीजन को देखो तो ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं। ये डिफरेंट मल्टी जंक्शन या सिंगल जंक्शन सोलर सेल्स हैं, और इनकी रिप्रेजेंटेशन में मार्किंग भी उसने दिखाई हुई है कि अलग अलग मार्किंग है। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है, फिर स्क्वायर फॉर्मेशन में है, डिफरेंट मार्किंग है। फिर उसके बाद ब्लू कलर जो है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स की बात कर रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहे हैं ये कॉमनली यूज्ड हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं या कमर्शियली अवेलेबल हैं, ये ब्लू कलर में हैं। इनके अंदर हम कह देते हैं मोनोपोली या अमॉर्फस सोलर सेल्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइंस बन जाते हैं। सही है ना। फिर उसके बाद आते हैं ग्रीन कलर में, जिसको हम कहते हैं थिन फिल्म। थिन फिल्म ये एक अलग टेक्नोलॉजी आती है। ये अगर आप देखो तो जो हमारे पास बिल्डिंग इंटीग्रेटेड PV पैनल्स आते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि घरों की खिड़कियों के अंदर अगर हम सोलर पैनल्स लगा लें, या गाड़ी की छत पे सोलर पैनल लगा लें, या हम कहते हैं कि भाई जो ट्रैक बना हुआ है किसी ग्राउंड पे या सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर हम एक स्पेशल लेयर डाल दें सोलर सेल की, वो जो सोलर सेल है वो ज्यादातर थिन फिल्म के बने होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, शीशे की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये इनके मटेरियल्स और इनकी एफिशिएंसी अलग से रिप्रेजेंट हो रही है ग्रीन के अंदर। इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी हैं जो लैब बेस्ड जनरेशन हो रही है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे तजर्बे हो रहे हैं, डिफरेंट लैब्स तजर्बे कर रही हैं। तो आप ये देखो, ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, ये आपको नजर आएगा यू टोरंटो, ये टोरंटो की कोई लैब है वो कर रही है। फिर ये हांगकांग UST है, ये वो लैब है। फिर IBM है, ये कोई और लैब है। ये डिफरेंट किस्म की लैब्स हैं जो तजर्बे कर रही हैं। हम जो कमर्शियली यूज करते हैं उसे को सिलिकॉन सेल्स कहते हैं। इनके अंदर मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं या एमॉर्फस होते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं। ये ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहे हैं, और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी जो जनरेट हुई है किसी भी सोलर पैनल से, वो जनरेट कर रहा है। और ये यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है 25.6%। और ये सर्कुलर फॉर्मेशन में HIT के नाम से सोलर पैनल आ रहा है। इसको कहते हैं सिलिकॉन हेट्रोस्ट्रक्चर, HIT के नाम से 25.6% एफिशिएंसी जनरेट कर रहा है। अलबत्ता इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये डॉटेड में आपको नजर आ रही है, इसको एमोनिक्स का नाम दिया गया है, और ये सन पावर के सोलर पैनल है, 92X सीरीज के नाम से है, और ये 27.6% एफिशिएंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो तो ये पर्पल रीजन में हमें एक और एफिशिएंसी नजर आ रही है, ये 46.0% एफिशिएंसी आ रही है।
ये है फ्रॉनहूफर एफिशिएंसी आ रही है। तो ये एक और लैब है जिसने अपनी एफिशिएंसी के लिहाज से एक जनरेशन की हुई है। ये उसके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के पैनल है और ग्रेजुअली ये इंक्रीज करते करते इन्होंने लैब स्केल सोलर पैनल 46.0% एफिशिएंसी के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो 46.0% या 27% एफिशिएंसी आ रही है, इसका क्या मतलब है? कोई बंदा बता सकता है आप में से? ये कितने परसेंट उसको कन्वर्ट कर रही है? कौन सी हमारी विजिबल लाइट है, एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रही है? कौन सी एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रही है? कितने परसेंट? विजिबल पैटर्न। क्या चीज? सर विजिबल पैटर्न जो सा है ना, वही कन्वर्ट होगा ना। वही कन्वर्ट हो रही है, यानी कि जो सनलाइट आपकी छतों पे या सोलर पैनल पे पड़ रही है, उस सनलाइट के तीन हिस्से, एक अल्ट्रावायलेट है, एक विजिबल लाइट है और एक जो है इंफ्रारेड है। मैंने शुरू में ये बात की थी, ना अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ना इंफ्रारेड लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमने देखी थी वो 47% थी। यानी कि जो टोटल एनर्जी सूरज की सोलर पैनल पे पड़ रही है, उस एनर्जी में से सिर्फ 47% एनर्जी है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब वो जो 47% इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस 47 में से 46% ये फ्रॉनहूफर एक टेक्नोलॉजी बनी हुई है या एक मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली, ये पर्पल में आपको अगर नजर आ रही है, ये वाला है 4 जंक्शन और मोर कंसंट्रेटर, ये सोलर पैनल का बना हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। अगर मैं उसी 47% में से 27 या 25 या 26% कोई और टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कर रही है, ये जो मल्टी जंक्शन या सिलिकॉन हेटेरोस्ट्रक्चर सोलर पैनल है, ये 25 या 26% एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वो पैनल्स हैं जो यूजफुल पैनल है, कमर्शियली अवेलेबल है। ये जो ब्लू कलर है ये कमर्शियली अवेलेबल पैनल है, इसके अलावा कोई पैनल कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। उसकी क्या रीजन बन सकती है आपके अंदर? आप इंजीनियर्स हो, बताओ क्या रीजन बन सकती है कि भाई ये जो सिलिकॉन वाले पैनल्स हैं ये कमर्शियली अवेलेबल है, इसके अलावा ये जो 46% वाला पैनल है ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये पैनल एफिशिएंसी के लिहाज से आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या रीजन बन सकती है? आप लोग क्या कहते हो? कोई रीजन किसी को पसंद लगती हो? देखो, सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो वफर तादाद में हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो वफर तादाद में हमारे पास अवेलेबल है और सस्ता अवेलेबल है। सही है। और सिलिकॉन का ही एक यही मटेरियल ऐसा बनता है जिसे हम डायोड, ट्रांजिस्टर्स या पीसीबीज वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज है कि अगर हम सिलिकॉन के अलावा अगर हम देखें, अगर हम सिलिकॉन के अलावा देखें तो फिर हम देखते हैं कि बाकी मटेरियल्स अवेलेबल तो हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं और एक्सपेंसिव मटेरियल का हमें फिर कोई फायदा नहीं होता। तो हमारे लिए जो मजबूरी बन जाती है वो यही बनती है कि हम सिलिकॉन मटेरियल यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव कोई मटेरियल ले और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें ताकि हमारे पास सोलर पैनल सस्ता पड़े। अगर सोलर पैनल ही हमारे पास महंगा पड़ जाता है तो फिर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बचती कि भाई हम सोलर पैनल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनती है वो इतनी ज्यादा बन जाती है कि हमें कोई फायदा नहीं नजर आता। तो हमें ये होता है कि सस्ता भी हो और एफिशिएंट भी हो। तो सस्ता और एफिशिएंट में ये है कि हम सोलर बेस्ड जो मैकेनिज्म है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। सही है? ये क्लैरिटी हुई है आपको? यस सर। अब इसी के रिस्पेक्ट से हम कॉस्ट को एनालाइज करें तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड होती है कि भाई 1976 में इनिशिएट होता है सोलर पे रिसर्च। तब जो सोलर पैनल बेस्ड पर वॉट कॉस्ट बनती है वो हमारे पास तकरीबन 100 $100 पर वॉट के करीब बनती है।
जो अफोर्डेबल नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी रुपए में हम अगर बात करें आजकल की, तो 1 वॉट 15,000 रुपए का बनेगा, जो हमारे लिए तो सूटेबल नहीं है। हम कहते हैं भाई हमें 10 किलो वॉट चाहिए, 20 किलो वॉट चाहिए, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं बनती। लेकिन अगर हम इसको ग्रेजुअली देखें तो 1990s में ये कॉस्ट $10 से कम हो गई थी। ये कॉस्ट जब $10 से कम हुई, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स होगी या चाइना वगैरह होगी, तो वहां पे ये चीज फिजिबल बनना शुरू होगी। यानी कि $10 पर वॉट के हिसाब से हमें कॉस्ट पड़ना शुरू होगी। अगर इससे नीचे चले जाएं तो ये वो वाला रीजन बनता है जो आजकल का रीजन है 2020 2021, और ये लेस देन $1 अप्रोक्सीमेटली 0.2 $0.3 की कॉस्ट बन रही है। यानी कि 0.2 सेंट की कॉस्ट बन रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। तो ये कॉस्ट फिर हमें एडवांटेज देना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि जब ये इतना सस्ता हुआ है तो मार्केट में इमर्ज किया है, पूरी दुनिया के अंदर इमर्ज किया है। यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे अगर हम इसको देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर 2016 या 17 के अंदर सोलर टेक्नोलॉजी बूम हुई है, ऊपर गई है। और 2016-17 के अंदर क्या चेंज ऐसा आया था कि सोलर टेक्नोलॉजी ऊपर गई? उसकी रीजन ये थी कि 2014-15 या इससे पहले वाली बात करें, तब इसकी कॉस्ट थी 43, 44, 45 सेंट पर वॉट। और ये 2016 के बाद ये 26, 25, 24, 23, 21, 19 सेंट तक गई है, और इसी के अंदर हूवर कर रही है, इसी के अंदर ही मूव कर रही है। तो ये जितना सस्ता पड़ जाएगा उतना बेनिफिशियल हो जाएगा, जितना महंगा पड़ेगा उतना फिर बेनिफिशियल नहीं होगा, लोग उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें क्या एडवांटेज देती है कि भाई ये सस्ता क्यों पड़ा? क्योंकि हम सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स की तरफ चले गए, और सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसने 21, 22, 23% एफिशिएंट सोलर पैनल इजीली अवेलेबल कर दिए, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कैनेडियन सोलर, जिनको JA या ट्रीना या डिफरेंट किस्म की कंपनीज अवेलेबल हैं, ये 22-23% एफिशिएंट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो पैनल हमारे लिए सूटेबल हुए, क्योंकि वो 21, 22, 23 सेंट की हमें कॉस्ट करते हैं। पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक कोई 35 से 40 रुपए के दरमियान में हमें कॉस्ट करते हैं। फिर हम जब सिस्टम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सिस्टम सस्ता पड़ता है, इसलिए आम बंदे की जेब के अंदर भारी नहीं पड़ता, वो इजीली इसे परचेज कर सकता है।